Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. In this chapter, we are going to study distance time graph, velocity time graph, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड डिराइव द इक्वेशन। तो भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी वेलोसिटी वाली चीज़ है वो हम कौन से एक्सिस पर प्लॉट करेंगे? वेलोसिटी प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पर, टाइम को प्लॉट करेंगे हम कौन से एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर। मतलब हम करने क्या वाले हैं, हम ना ग्राफ को जब प्लॉट करेंगे तो ग्राफ को प्लॉट करते समय हम ये हमारा वेलोसिटी इस एक्सिस पर आएगा और टाइम इस एक्सिस पर आएगा। इसके भी हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस हमारा होता है, कौन सा केस डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने का मतलब क्या है कि अगर वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था ना, तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता चला जाए, कोई भी एक्सेलरेशन ना हो, कोई भी इंक्रीमेंट ना हो स्पीड का। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? कुछ ऐसा बन जाता है। ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकेंड केस हम पढ़ेंगे जब उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या है कि भाई उसकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी, लेकिन यूनिफॉर्मली बढ़ेगी। जैसे पहले 3 मीटर पर सेकंड थी, फिर 6 मीटर पर सेकंड हुई, फिर अगले सेकंड 9 मीटर पर सेकंड हुई। यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, ऐसे नहीं ज़्यादा बढ़ गई फिर कम बढ़ गई। हर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है। तो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? तो अब तो स्पीड इंक्रीज कर रही है, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, एक केस हम डिस्कस करेंगे जिसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भाई क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज तो करेगी, है ना, लेकिन ऐसे इंक्रीज करेगी जैसे 3, फिर 10, फिर 12, मतलब अपने हिसाब से नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी। और एक होता है भाई हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के भी 2 पार्ट्स होंगे। एक हमारा होगा जब उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है और एक उसका होगा जब उसकी स्पीड डिक्रीज कर रही होगी। तो ये हमारे कुछ ग्राफ्स हैं वेलोसिटी टाइम से रिलेटेड, हम जल्दी से इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब उसकी एक्सेलरेशन फिलहाल के लिए 0 है। ठीक है, और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे भाई, ये वाला हमें ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में क्या होगा? इस ग्राफ में ये जो लाइन है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में। लेकिन इसमें तो स्पीड बढ़ नहीं रही थी। अगर अब स्पीड बढ़े और वो भी यूनिफॉर्मली बढ़े तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो, वो इनिशियल वेलोसिटी ही किसी u स्पीड से बढ़ रहा हो, जैसे इस केस में 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही थी उसकी स्पीड, ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल है ना कि अगर हमारा जो स्पीड हो, तो ज़रूरी थोड़ी पे स्पीड 0 से शुरू हो, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से भी शुरू हो सकती है। अगर स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से शुरू होगी, 0 से नहीं शुरू होगी, तो हमारा ग्राफ थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, हमारा ग्राफ यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, कोई बात नहीं, हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू हो जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है? और हमारी पॉसिबिलिटी है कि भाई अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, स्पीड इंक्रीज हो रही थी, लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही थी 3 से 6, 6 से 9। अब क्या है, इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही हो, तो उसके ऊपर जाता हुआ ग्राफ बनेगा, कर्व बनेगा लेकिन ऊपर जाता हुआ। और अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही हो तो कर्व बनेगा लेकिन नीचे आता हुआ। कर्व कैसा बनेगा? कर्व बनेगा नीचे आता हुआ। ठीक है, तो इस केस में हमारा कर्व नीचे आता हुआ बन गया। और हमें इस ग्राफ से रिलेटेड, वेलोसिटी टाइम से रिलेटेड क्या याद रखना है कि भाई ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, इस ग्राफ पे फोकस करते हैं। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, इसका जो
स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। याद है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो देता था वेलोसिटी। हमें अगर याद ना भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप मतलब दोनों को डिवाइड कर दो, तो स्लोप क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम तो भाई वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या होगा? हमें नहीं समझ में आ रहा है कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ये है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? तो स्लोप ऐसे याद रखो, स्लोप क्या होगा? v अपॉन टी। हमें पता है भाई वेलोसिटी अपॉन टाइम किससे रिलेटेड हो जाता है? एक्सेलरेशन से रिलेटेड हो जाता है ना। तो बस अब हमें याद रखना है कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। इसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा। और इसके अंदर का जो टोटल एरिया होगा ना, टोटल एरिया, भाई स्लोप तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। और एरिया अगर कभी पूछ ले कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देगा, तो एरिया क्या होता है? इस एक्सिस को इस एक्सिस से मल्टीप्लाई कर दो, स्लोप में इसको इससे डिवाइड कर दो, वेलोसिटी अपॉन टाइम याद आएगा। हाँ, एक्सेलरेशन हो गया। वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन होता है। हम तुरंत कहेंगे भाई एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर कह दे एरिया, तो एरिया में ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब हम सोचेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम। अब भाई वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? हमें पता है वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब इसके अंडर का जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा? इसके अंडर का एरिया हमें देगा डिस्टेंस। इसके अंडर का एरिया हमें डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? बस 2 पॉइंट्स लो, ये वाले 2 पॉइंट्स ले लिए। इसमें देखेंगे पहले वेलोसिटी उसकी 6 थी, फिर कितनी हो गई? 10 हो गई। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? 6 से 10। 6 से 10 हम सोचेंगे भाई 4 का चेंज आ गया ये तो। फिर हम देखेंगे इन 2 पॉइंट्स के बीच में, ये वाला पॉइंट 15 सेकंड पर था, ये वाला पॉइंट 25 सेकंड पर था। तो टाइम का कितना चेंज आया? 15 से 25 मतलब 10 सेकंड का चेंज आया। बस एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है जितना चेंज इन वेलोसिटी आया, कितना वेलोसिटी का चेंज था? 2 था, अपॉन जितना टाइम का चेंज आया, टाइम का चेंज कितना था? 10 था। इन दोनों को डिवाइड करके एक्सेलरेशन हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। हम कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम ओरिजिन एक पॉइंट और इसे एक पॉइंट भी मान सकते हैं। बस करना क्या है, अगर हम इन 2 को पॉइंट्स मानते हैं तो बस करना क्या होता है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में वेलोसिटी का चेंज कितना आया? 0 से लेकर 6 हो गई वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी का चेंज आया 6। और टाइम का कितना चेंज आया? 0 से लेकर 15 हो गया। टाइम हो गया 0 से 15, तो टाइम आया 15। इन दोनों को डिवाइड कर दो और हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अगर हम इस ग्राफ के अंदर का टोटल एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो हमें एरिया डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। हम इसका एरिया निकालेंगे कैसे भाई? एरिया क्या होता है? ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है। हाफ बेस इनटू हाइट। अब बेस कितना है इस ट्राइंगल का? 25 है। और हाइट कितनी है? हाइट भाई इसकी कितनी है? हाइट है इसकी 10। तो हाफ बेस इंटू हाइट करके हम इसका क्या निकाल सकते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट करके हम इस ग्राफ का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया निकल जाएगा। ऐसे ये वाला हमारा ग्राफ है। इस वाले ग्राफ में हमारा ओरिजिन से बस शुरू नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं। हमें पहले एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? कोई भी 2 पॉइंट्स चूज कर लो, एक ये चूज कर लो, एक ये चूज कर लो। इन दोनों में कितने वेलोसिटी का चेंज आया? 10 से 20 कितना चेंज आया? 10 मीटर का चेंज आया, 10 मीटर पर सेकंड का। टाइम पहले कितना था? 0 सेकंड, अब कितना हो गया? 4 सेकंड। तो टाइम का चेंज कितना आया? 4 सेकंड। इन दोनों को डिवाइड कर दो, जितना वेलोसिटी का चेंज आया अपॉन जितना टाइम का चेंज आया, दोनों को डिवाइड कर दो, तो हमारी एक्सेलरेशन निकल जाती है। और अगर हम ये हमें ट्रेपेजियम दिख रहा है ना, किसी तरह इसका एरिया कैलकुलेट कर लें तो इसका एरिया जो होता है, इसका जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस के इक्वल होगा। इसका एरिया हम कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई? ट्रेपेजियम का एरिया हमें पता है क्या होता है। क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये कितना है? 10। ये कितना है?
20 और हाइट कितनी है भाई, हाइट तो इसकी 4 है। इस सब को यूज करके हम बता सकते हैं कि भाई इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस 60 मीटर्स होगा। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्या याद रखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है। ठीक है, इन ग्राफ वाले क्वेश्चंस को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें ग्राफ प्रोवाइडेड है, ये हमारा ग्राफ है, किस किस के बीच का है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का। तो ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ हमें प्रोवाइडेड है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है what physical quantity is measured by the area under the graph। अब हमें याद आएगा एरिया ऑफ VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। मान लेते हैं हमें नहीं याद कि भाई वेलोसिटी टाइम से हमारा जो एरिया निकलता है वो क्या होता है, हमें नहीं याद। तो हम क्या करेंगे भाई, जो भी एरिया वाली चीज़ है ना, एरिया क्या होता है, दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी इंटू टाइम कर दो। ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस, इसका मतलब इसके अंडर का जो एरिया है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को प्रोवाइड करता है। तो वो क्या प्रोवाइड करता है, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड बाय VT ग्राफ, एरिया है ना, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके अंडर का जो एरिया है वो क्या प्रोवाइड करेगा, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। इसका हम एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब क्योंकि कह रहे हैं ना कैलकुलेट भी करो। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता कि क्या एरिया क्या प्रोवाइड करता है, हम लिख देते डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अब हमें उसे कैलकुलेट भी करना है। अब कैलकुलेट कैसे करें, कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 एरियाज को हमने मार्क कर लिया, इन तीनों के एरियाज निकालेंगे और तीनों का सम कर देंगे। ये जो फर्स्ट है ये क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, सेकंड वाला रेक्टेंगल बन रहा है, थर्ड वाला फिर से ट्रायंगल बन रहा है। तो एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बेस हमें इस ट्रायंगल का कैसे पता चलेगा, इस ट्रायंगल का बेस कितना है, 0 से लेकर 2 है। तो भाई बेस तो इसका कितना हो गया, बेस इसका 2 हो गया। इसकी हाइट कितनी होगी, सोचने वाली बात है। हमें ये 0 गिवन है, ये 4.6 गिवन है, तो हाइट कितनी होगी, हाइट होगी 4.6। इस ग्राफ में बेस, इस ट्रायंगल का बेस कितना होगा 2 और हाइट कितनी होगी 4.6। इस रेक्टेंगल की डायमेंशन की बात करें तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट जो है वो कितना होगा, 2 से लेकर 10, 2 से लेकर 10 मतलब 8, मतलब इसका जो ब्रेथ है वो 8 है। और इसका जो लेंथ है, लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ, तो भाई इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ यहाँ से यहाँ तक की होगी 4.6 और 0 के बीच में, मतलब 4.6 होगी। इस ट्रायंगल की बात करें तो भाई इसका बेस कितना होगा, 10 से 12 मतलब 2, इसका बेस कितना होगा 2 होगा। और हाइट कितनी होगी, हाइट होगी 0 से 4.6, कितनी हाइट हो जाएगी 4.6 हो जाएगी। बस अब तो हमें सारी डायमेंशन पता है। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, दूसरे ट्रायंगल का भी हाफ बेस इंटू हाइट और रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ यूज कर लेंगे। और इन सबको प्लस करके हमारा फाइनली 46 मीटर आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आया है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट या हम कह सकते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लो, ये डिस्प्लेसमेंट आई है। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर्स। तो इसकी यूनिट हमारी क्या है, मीटर्स है। सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हमें इस बार डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है और हमें निकालनी है वेलोसिटी A से B तक, B से C तक और C से D तक। वेलोसिटी हमें पता है किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करी जाए तो वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी होती है किसके इक्वल, वेलोसिटी होती है
स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के इक्वल। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, इसकी किसी तरह हमें स्लोप पता चल जाए बस, इसकी जैसे ही स्लोप पता चलेगी वो वेलोसिटी के इक्वल होगी। ए टू बी की बात करें, ए बी की बात करें तो भाई ए टू बी हमें वेलोसिटी निकालनी है, बी टू सी निकालनी है, सी टू डी निकालनी है। ए टू बी निकालने के लिए हम क्या कहेंगे कि ए और बी के बीच में वो कितना डिस्टेंस चल गया, ए से बी के बीच में 0 से 3 डिस्टेंस वो चला है 3 मीटर। डिस्टेंस कितना चला है 3 मीटर। ए से बी के बीच में टाइम कितना लगा है, टाइम पहले 2 सेकेंड था, अब टाइम हो गया 5 सेकेंड। 2 से लेकर 5 सेकेंड, 2 से लेकर 5 टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 3 सेकेंड का। तो हमारा टाइम हो गया 3 सेकेंड का। और डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया हमारा 0 से लेकर 3 मतलब 3 मीटर का। तो टाइम हमारा हो गया, डिस्टेंस हो गया 3 मीटर और टाइम हो गया 3 सेकेंड्स। और स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस भाई हमने अभी अभी तो बताया, डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, टाइम कितना है 3 सेकेंड्स, तो स्पीड हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। तो ए से बी 3 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बी से सी की बात करें, बी से सी की बात करें तो भाई हम क्या नोटिस करेंगे कि बी से सी तक तो डिस्टेंस 3 मीटर ही है, 3 मीटर से वो आगे बढ़ा ही नहीं। अगर वो बी से सी आगे बढ़ा ही नहीं तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। बी से सी उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, 3 से 3 पर ही रहा है ना, 3 से 3 पर ही रहा, उसने कोई वेलोसिटी नहीं कवर, कोई डिस्टेंस नहीं कवर करा, इसलिए उसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। और अगर हम सी से डी की बात करें, अगर हम सी से डी की बात करते हैं तो पहले उसने 3 मीटर कवर कर रखा था, अब कितना कवर कर लिया, अब 0 पर आ गया है। तो इस बार भी क्या हुआ है, उसने टोटल डिस्टेंस 3 मीटर कवर करा है। और टाइम कितना लगा है उसे, टाइम लगा है उसे 7 से 10 सेकेंड के बीच में, मतलब 3 सेकेंड उसको टाइम लगा है। सी से डी की बात करें तो डिस्टेंस कितना है सी से डी के बीच में, 3 मीटर, टाइम कितना है 3 सेकेंड। तो फिर से हम क्या सी से डी की बात करें तो सी से डी तक डिस्टेंस कितना हुआ है, 0 से 3 मतलब 3 मीटर्स। और टाइम कितना लगा है, 7 से लेकर 10 सेकेंड्स के बीच में, मतलब 3 सेकेंड्स। तो हमारी स्पीड फिर से क्या हो जाएगी, 3/3, 1 मीटर पर सेकेंड ही होगी। लेकिन इस बार स्लोप नेगेटिव है, नीचे की तरफ आ रही है, तो -1 मीटर पर सेकेंड होगी। देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, स्लोप के इक्वल होती है। ए से बी के बीच में कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। बी से सी के बीच में 0 आ जाएगा और सी से डी के बीच में नेगेटिव में आएगा -1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्टेट द टाइप ऑफ मोशन बिटवीन ए एंड बी। वी टी ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें मोशन कैसे टाइप का ये बताना है, ए से बी के बीच में। ए से बी के बीच में कैसे टाइप का मोशन है भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो कैसा ग्राफ बन जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बन जाता है। तो ए से बी के बीच में क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और बी से सी तक के बीच में कैसा है, ये बी से सी वाला पार्ट है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और वो तो बी से सी के बीच तक का ग्राफ कैसा है भाई, नीचे की तरफ है, वो भी कर्व्ड है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई द नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हो रही है बी से सी के बीच में, और 0 एक्सेलरेशन मतलब स्पीड ही नहीं इंक्रीज हो रही, तो मतलब ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में स्पीड नहीं इंक्रीज हो रही और बी से सी के बीच में स्पीड डिक्रीज हो रही है, वो भी नॉन यूनिफॉर्मली। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, हमें बताना है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ऐसा ग्राफ बना है, तो इसमें कैसे टाइप का ये मोशन हो सकता है। तो कैसे टाइप का मोशन होगा, ये होगा हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर ऐसा वाला होता तो स्टेशनरी होता, अभी ये ऐसे वाला ग्राफ है, हम कहेंगे भाई इसकी तो यूनिफॉर्म स्पीड है। इसकी क्या है, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, लेकिन किससे जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से आगे जा रहा है। सेकेंड वाला हमें क्या दिख रहा है, पहले यूनिफॉर्म स्पीड है, फिर उसका क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, और फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये इस ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है कि वेलोसिटी पहले इंक्रीज हुई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, डिस्टेंस वो आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे वो इस पॉइंट पर पहुंचा तो उसने क्या करा, उसने अपना जो डिस्टेंस है वो कम करना शुरू कर दिया, और फाइनली इस टाइम पर उसका डिस्टेंस कितना हो गया, उसका डिस्टेंस टोटल 0 हो गया। इसका मतलब क्या रहा होगा कि मतलब पहले जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये हमारा छोटा सा ऑब्जेक्ट है,
ठीक है भाई। तो फिर हमारा क्या है, टाइम ग्राफ यहाँ पर है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पर है, डिस्टेंस ग्राफ यहाँ पर है। तो पहले तो ऑब्जेक्ट ने यहाँ चलना शुरू करा, टाइम के साथ उसका डिस्टेंस भी बढ़ता चला गया। जैसे वो इस पॉइंट पर पहुँचा उसने वापस दोबारा आना शुरू कर दिया और फाइनली वो वहीं पर आ गया जहाँ से उसने शुरू करा था। इसका मतलब ये रहा होगा, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट ने पहले आगे बढ़ना शुरू करा और वापस धीरे धीरे देखते देखते उसका डिस्प्लेसमेंट वापस 0 हो गया। इसका मतलब वो कहीं से गोल घूमकर वापस से आ गया, ठीक है। इसमें अगर हम इस वाले ग्राफ में देखें तो कर्व्ड है। कर्व्ड का मतलब कैसी स्पीड होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कैसी स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, इसकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर बिगिनिंग विथ सेकेंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर मोशन, और इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप का जो हमारा ग्राफ है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा, हम क्या करेंगे, हम जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस उसे हमेशा कौन से एक्सेस पर रखेंगे, वाई एक्सेस पर रखेंगे, और जो टाइम है उसे हम एक्स एक्सेस पर रखने वाले हैं। मतलब हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने वाला है। यहाँ पर हमारा टाइम प्लॉट होगा, यहाँ पर हमारा डिस्टेंस प्लॉट होगा। इन दोनों के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। फर्स्ट केस इसमें हम डिस्कस करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव ही ना करे, मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो अगर हमारा, भाई अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव ना करे तो उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। पैरेलल टू टाइम एक्सिस उसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगा। तो ये हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। मतलब जैसे अगर ये 50 मीटर्स पर था ना, ये हमारा 50 मीटर्स है, तो टाइम चाहे 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, डिस्टेंस ये आगे कवर ही नहीं कर रहा है। भाई डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इसका 1 सेकेंड पर भी 50 मीटर है, 2 सेकेंड्स पर भी 50 मीटर है, 3 सेकेंड्स पर भी 50 मीटर है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये डिस्टेंस को आगे कवर ही नहीं कर रहा। तो अगर हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, उसका ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल बन जाता है अगर वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा हो। फिर हम सेकेंड केस डिस्कस करते हैं, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रहा हो। वो बढ़ रहा है इस बार ऑब्जेक्ट हमारा, लेकिन किससे बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड से, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है तो हर सेकेंड वो 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर पा रहा है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनेगा इस बार, है ना, ओरिजिन से पास होता हुआ। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ passing through the origin if it has uniform speed। इस केस में क्या है, इस ग्राफ में इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड वाला केस। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड में जो हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये ओरिजिन से पास होता है, वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ठीक है। और हमारा स्पीड कैसी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो कर्व्ड फॉर्म में बनेगी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो हमेशा कर्व्ड में बनेगी। भाई दो टाइप के कर्व्स बन सकते हैं, दो टाइप के कर्व बन सकते हैं, या तो ऐसे टाइप का कर्व बनेगा या बनेगा ऐसे टाइप का कर्व। ये हमारा था यूनिफॉर्म स्पीड, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये एक्सीलरेट कर रहा है, इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, स्पीड इज इंक्रीजिंग। जबकि इसमें क्या हो रहा है, इसकी भी नॉन यूनिफॉर्म है बट इसकी स्पीड जो है डिक्रीज कर रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म, और स्पीड
डिक्रीज कर रही है, ये जो नीचे आता हुआ कर्व बनेगा तो स्पीड डिक्रीज करेगी, ठीक है। और हमें क्या याद रखना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड, कि ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें स्पीड निकलवाने में हेल्प करती है। तो अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की किसी तरह स्लोप निकाल सकें तो हम क्या निकाल सकते हैं भाई, हम निकाल सकते हैं उसकी स्पीड। स्लोप निकालने का बहुत आसान तरीका है, कोई भी हम 2 पॉइंट्स को चूज कर लेंगे। हमने इन 2 पॉइंट्स को चूज कर लिया, ठीक है, हमने इन 2 पॉइंट्स को चूज कर लिया। अब क्या होगा, इन 2 पॉइंट्स में हम देखेंगे इन 2 पॉइंट्स के बीच में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस मूव करा। 10 से लेकर 40 मीटर के बीच में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस मूव करा। 10 से 40 कितना होता है, 30 मीटर, ठीक है भाई। 10 से लेकर 40 तक ऑब्जेक्ट ने 30 मीटर डिस्टेंस मूव करा। और 2 से लेकर 5 सेकेंड के बीच में, 2 से लेकर 5 सेकेंड के बीच में टाइम कितना हुआ, 3 सेकेंड हुआ। तो हमारा डिस्टेंस है 30 मीटर, टाइम है 3 सेकेंड्स, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 30/3 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये होता है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या होता है भाई, कर्व्ड ग्राफ बनता है, ऊपर भी बन सकता है नीचे भी बन सकता है। हमें ध्यान क्या रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें डिस्टेंस या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो हमारा स्लोप होता है वो हमें स्पीड प्रोवाइड करता है। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा ना, इसकी भाई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक ऑब्जेक्ट का गिवन है, यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर टाइम गिवन है, और हमें क्या क्या क्वेश्चंस को आंसर करना है। स्टेट द काइंड ऑफ मोशन रिपोर्टेड बाय OA। OA के बीच में कैसे टाइप का मोशन है ये हमें बताना है। OA के बीच में देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है, लेकिन कैसे इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, सेम नहीं रह रही, इंक्रीज हो रही है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन हो रही है। और कैसी टाइप की एक्सेलरेशन हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है। तो OA के बीच में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर ये AB के बीच में पूछते तो AB के बीच में क्या होता, AB के बीच में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती, सेम वेलोसिटी होती, वेलोसिटी इंक्रीज थोड़ी कर रही है AB के बीच में, जितनी वेलोसिटी है उतनी ही रह रही है। और B से C के बीच में क्या हो रहा है, B से C के बीच में तो वेलोसिटी उल्टा डिक्रीज कर रही है, ठीक है। B से C के बीच में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। इन्होंने सिर्फ OA का पूछा है, OA के बीच में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। What is the velocity of body after 10 सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड देखा जाए तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी पहुंच गई, 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी पहुंच गई 20 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी पहुंच गई, 20 मीटर पर सेकेंड पहुंच गई। और 40 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी कहाँ पहुंच गई, वेलोसिटी वापस 0 आ गई। 40 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी 0 है। फिर हमें करना है कैलकुलेट नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। नेगेटिव एक्सेलरेशन इस टाइम पर है, रिटार्डेशन हो रही है। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस इसका किसी तरह स्लोप पता चल जाए। ये B से C के बीच में हो रहा है ना नेगेटिव एक्सेलरेशन, इस टाइम पर वेलोसिटी का चेंज कितना आया, इस टाइम पर अभी कितनी थी वेलोसिटी, 20 थी, अब कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। B से C के बीच में हो रहा है रिटार्डेशन। B पर कितना था, B पर शुरुआत में इनिशियली वेलोसिटी 20 थी, फाइनली 0 हो गई। कितने टाइम में ये हुआ, ये टाइम हुआ 30 से 40, मतलब 10 सेकेंड के बीच में ये काम हुआ, ठीक है। तो मतलब पहले इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, फाइनल वेलोसिटी 0 हुई। ऐसा काम कितने टाइम में हुआ, 10 सेकेंड्स के बीच में हुआ। तो हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है, 0 है, u कितना है, -20 है, अपॉन t कितने टाइम में, 10 सेकेंड की बात है। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। तो कितना नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, -2 मीटर पर सेकेंड। हमें 10th और 30 सेकेंड के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस में निकालना है। 10 से लेकर 30 के बीच में, 10 से लेकर 30 के बीच में हमें क्या निकालना है,
तो 10 से लेकर 30 सेकेंड्स के बीच में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। वी टी ग्राफ का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, किसी तरह एरिया कैलकुलेट हो जाए तो 10 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स के बीच में ये जो हमें एरिया दिख रहा है, अगर हम किसी तरह इस एरिया को कैलकुलेट कर लें तो वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो हम इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये वाला पार्ट ए से बी तक कितना है, 10 से लेकर 30 मतलब 20 है, और ये कितना है 10 से लेकर 20 के बीच में, मतलब ये कितना है भाई 10 से लेकर 20 के बीच में ये 10 है, ठीक है। तो इसका लेंथ हमारा 0 से लेकर 20 है, 0 से लेकर 20 कितना है 20 है, तो हमारा लेंथ 20 है, ब्रेथ 20 है, एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 20 इंटू 20 मतलब 400। तो 10 सेकेंड और 30 सेकेंड के बीच में अगर हम इस एरिया को कैलकुलेट कर लें, रेक्टेंगल के एरिया को, जो कि 20 इंटू 20 लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 20 इंटू 20 था, तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। डिस्टेंस आएगा 400 मीटर्स। एक क्वेश्चन और करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है दो ट्रेन्स का ए और बी, ठीक है, दो ट्रेन्स हैं ए और बी, उन दोनों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है साइमल्टेनियसली सेम डायरेक्शन में हमें दिखा रखा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक बार देख लेते हैं। ये है बी और ये है हमारा ए। इस ग्राफ को ध्यान से स्टडी किया जाए तो हम देखते हैं कि भाई शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में ए ने भी ट्रैवल करा यूनिफॉर्म स्पीड से, बी ने भी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करा, लेकिन शुरुआत में क्या था कि ये जो बी था ना, ये इनने शुरू ही 100 मीटर से करा जब ए 0 पर था, मतलब बी जो था वो 100 मीटर आगे था ए से, ठीक है। लेकिन स्पीड किसकी ज़्यादा है भाई, स्पीड तो ए की ज़्यादा है। तो देखते 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 ये आगे था, लेकिन वो आगे वाला डिस्टेंस भी ना, मतलब ये जो हमारा बी वाला है ये 100 मीटर आगे था, लेकिन ए की वेलोसिटी ज़्यादा थी। एक टाइम आया जब ए और बी सेम पर आ गए, वो ये वाला पॉइंट था। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ए आगे बढ़ गया और बी की वेलोसिटी तो थोड़ी कम थी, इसलिए वो थोड़ा सा पीछे रह गया। तो हमारे कुछ क्वेश्चन हैं इस पे बेस्ड। ए बी से कितना आगे है जब मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है तब हमारा ए कितने पर है, 0 पर है, जबकि बी कितने पर है, 100 पर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है। स्पीड निकालनी है बी की स्पीड कैसे निकालेंगे भाई, dt ग्राफ है, dt ग्राफ का जो हमारा पता है क्या होता है, स्लोप होता है। वो हमें क्या देता है, स्लोप हमें वेलोसिटी या स्पीड दे देता है। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स को चूज कर लेंगे। कौन से दो पॉइंट्स को हम चूज करेंगे, हम चूज करेंगे भाई यहाँ एक पॉइंट चूज कर लिया और ये एक पॉइंट चूज कर लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम सोचेंगे भाई 100 से लेकर 150 तक पहुंच गया, डिस्टेंस कितना मूव करा ऑब्जेक्ट ने, डिस्टेंस ने मूव करा उसने 100 से 50 मतलब 100 से 150 मतलब 50 मीटर। तो डिस्टेंस उसने कवर करा 50 मीटर्स। टाइम कितना लगा उसे, यहाँ पर 0 टाइम था, यहाँ पर 2 सेकेंड्स हो गया, तो टाइम उसे लगा 2 सेकेंड्स का। तो हमारा डिस्टेंस हुआ 50 और टाइम हुआ हमारा 2 सेकेंड, 2 आवर्स का, ये हमें आवर्स में गिवन है। तो हमारी स्पीड निकल जाएगी 25, कट करके 25 निकल जाएगी। अच्छा, कहाँ है जहाँ ए और बी एक दूसरे को कैच कर लेते हैं भाई, बी ने जल्दी ज़्यादा आगे था लेकिन ए की स्पीड ज़्यादा थी, तो दोनों ने एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करा है वहाँ दोनों एक दूसरे के साथ रहे होंगे। तो ये कब है, ये 150 किलोमीटर पर है, 2 सेकंड पर है। ऐसा कब हुआ है, 150 किलोमीटर 2 सेकंड के टाइम पर। स्पीड ऑफ ए और बी, क्या डिफरेंस निकालना है। बी का तो हम स्पीड निकाल ही चुके हैं, बस ए का स्पीड और निकाल लें। ए का स्पीड भी क्या होगा, ए का स्लोप। ए का स्लोप के लिए हम कोई भी 2 पॉइंट्स चूज कर लेंगे, एक ये वाला पॉइंट चूज कर लिया, एक ये वाला पॉइंट चूज कर लिया। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 0 से लेकर 150 मीटर डिस्टेंस कवर हो गया। टाइम कितना हो गया, 0 से लेकर 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड का टाइम हो गया। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारी स्पीड निकल जाएगी, हमारी स्पीड आ जाएगी इससे 75 और पहले कितनी थी 25। कितनी स्पीड जो है डिफरेंस कितनी स्पीड का है, कितनी स्पीड का डिफरेंस है भाई, पूरे 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड का डिफरेंस है। तो चलो, ये हमारे कुछ ग्राफ थे, ग्राफ को ध्यान से हमें स्टडी करना था। अब एक नया टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना है। तो हमारे 3 मेन इक्वेशंस हमें दिख रही हैं। एक हमारा है v = u + at,
एक है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और एक हमारा है v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। इन तीन इक्वेशंस को हमें क्या करना है, डिराइव करना है। पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर हमारी वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है। अब भाई ये यहाँ से शुरू हुआ है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था, u इनिशियल वेलोसिटी था। अगर ये 0 से शुरू होता तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती। फिलहाल इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। और हमें ये दे रखा है, अच्छा ये v t ग्राफ है हमारा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट इक्वेशन जो हमें डिराइव करनी है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कैसे डिराइव करेंगे, ये हमने ले लिया पॉइंट, ठीक है भाई। ये हमारा क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा v वाला डिस्टेंस है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कितना है, v है। यहाँ अगर ये वाला पार्ट u है तो ये वाला पार्ट भी तो u होगा, और ये पूरा पार्ट v है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा पार्ट कितना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस v है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस u है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, सोच के बताओ भाई। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाई डिस्टेंस कितना है, v है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस u है, ये वाला डिस्टेंस v है। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, v माइनस u होगा। बस ये सब हमने कर लिया। अब देखो तीनों इक्वेशन कितनी इजीली डिराइव होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कैसे डिराइव करेंगे, हम जब इसे डिराइव करेंगे हम कहेंगे भाई ये जो वी टी ग्राफ है ना, इसकी जो स्लोप होती है, स्लोप क्या होती है, स्लोप ही एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। वी टी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। अब बस किसी तरह इसकी स्लोप पता चल जाए तो वही हम 2 पॉइंट्स चूज करेंगे। हमने एक पॉइंट ये चूज करा है और एक पॉइंट ये चूज करा है, ठीक है। एक पॉइंट ये चूज और एक पॉइंट ये चूज कर लिया। अब इन 2 पॉइंट्स के बीच में पहले वेलोसिटी कितनी थी, u थी। फिर कितनी वेलोसिटी हो गई, v हो गई। मतलब v से लेकर u, तो क्या हो गया, स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा v माइनस u। स्लोप होता है ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट कितना है, v माइनस u है। ये वाला पार्ट कितना है, t है। देखो ये वाला पार्ट t है तो ये वाला पार्ट भी t होगा, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन के इक्वल। स्लोप कितनी है इसकी, v माइनस यू अपॉन टी, वो a के इक्वल है। ये इधर जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बहुत ही इजीली ये डिराइव हो गया हमारी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। कुछ नहीं करना इसमें, बस हम कहेंगे वी टी ग्राफ है ना, इसकी स्लोप क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। स्लोप कैसे कैलकुलेट करा, ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कितना था, v माइनस यू, ये वाला पार्ट कितना था, t। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, v माइनस यू अपॉन t, है ना। वैसे भी एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है, v से u हो गया तो चेंज कितना आया, v माइनस यू। कितना टाइम लगा, टाइम लगा भाई, टाइम कितना लगा हमें, t टाइम लग गया। तो v माइनस यू अपॉन t वो हमारी एक्सेलरेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में हमें प्रूफ करना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, हम क्या कहेंगे भाई, ये हमारा ग्राफ था, ये जो है ना इसके एरिया, ये जो इसके अंडर का पूरा एरिया है ना वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस शो करता है। तो बस हम किसी तरह इसका एरिया कैलकुलेट कर ले, वो किसके इक्वल होगा, वो डिस्टेंस के इक्वल। तो भाई इसके एरिया, इसके अंडर का एरिया डिस्टेंस के इक्वल होगा। इसके अंडर का एरिया हमें कैलकुलेट कर लेना है। इसके अंदर का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस एरिया पता चल जाए। एरिया क्या होगा, ये ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना मैं, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया और इसका एरिया हम सम कर देंगे, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हम, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को बस ऐड कर देंगे, ठीक है।
तो बस हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, मतलब एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होती है। रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। हाफ बेस कितना है, इस ट्राइंगल की बेस की बात करी जाए तो इस ट्राइंगल का बेस कितना है, टी है, तो इस ट्राइंगल का बेस टी है। इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है, इस ट्राइंगल की हाइट की बात करी जाए तो हाइट कितनी है, हाइट है इसकी v माइनस यू, प्लस ये जो हमें रेक्टेंगल दिख रहा है इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी t के इक्वल, और ब्रेथ कितनी है भाई, ब्रेथ है इसकी u के इक्वल। वो और एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। बस अब क्या हो गया, हमने क्या दोनों के एरिया निकाले और सम कर दिया। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हम डिराइव तो कर ही चुके हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में भी यूज होगी, थर्ड में भी यूज होगी, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन को फंडामेंटल इक्वेशन कहते हैं। इनटू टी, v की जगह हम डाल देंगे u प्लस ए टी, हम डिराइव कर चुके हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो अब हम यूज करेंगे कि v तो u प्लस ए टी है, प्लस यू टी, ये जाएगा हाफ टी, u से u तो गया, ए टी प्लस यू टी, ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, ये हमारा s आ गया। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। ऐसे ही हमें एक थर्ड इक्वेशन भी डिराइव करनी पड़ेगी। थर्ड इक्वेशन हम कैसे डिराइव करेंगे, थर्ड इक्वेशन डिराइव करने के लिए फिर से एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये u होगा, ये पूरा कितना होगा, ये v होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस पूरा कितना था, v था, जबकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, u था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहा होगा, v में से u गया, v माइनस यू। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, टाइम को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड इक्वेशन के लिए हम s लेंगे, s क्या होता है, डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द ग्राफ, जो सेकंड में यूज़ करा था। लेकिन इस बार करेंगे कि ये जो है ना, ये पूरा एक ट्रपेजियम बन रहा है, तो बस इस ट्रपेजियम का एरिया ही s के इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रपेजियम। तो भाई एरिया ऑफ ट्रपेजियम होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रपेजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कितनी है, ये वाला पार्ट कितना है, u है, ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट v है, और इनटू हाइट, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है भाई, टाइम, ये u और ये पूरा v, इनको सम करके टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो s के इक्वल होगा। तो s कितना आ गया, 1/2 v प्लस यू इंटू टी। अब हम फर्स्ट इक्वेशन तो यूज़ करनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो यूज़ करनी ही करनी है। हम क्या करेंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, हम कहेंगे v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू टी, हम ये भी कह सकते हैं बिल्कुल। तो 1/2 ये v प्लस यू, टी की जगह क्या पुट करेंगे, v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू s। s क्या आ गया भाई, ये a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, ये 2a ऊपर जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन डिराइव हो गई। तो हमारी तीनों इक्वेशंस अब डिराइव हो चुकी हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या देखा था, फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या लगाया था कि एक्सेलरेशन स्लोप के इक्वल होगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस पे बेस जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, obtains acceleration of 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दे रखा है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें स्पीड निकालनी है आफ्टर 10 सेकेंड। फाइनल स्पीड क्या होगी, v हमें कैलकुलेट करना है, टाइम हमें 10 सेकेंड्स दे रखा है। तो बस पहले हम क्वेश्चन से देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम है 10 सेकेंड्स। इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। एक फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसको यूज़ करके हमने स्पीड या वेलोसिटी निकाल ली। हमें डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना था,
तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पुट कर दिया, s जिसमें डिस्टेंस होता है, और उससे हमने 60 मीटर निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन मतलब इनिशियली तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो मतलब यू हम 0 लेकर चलेंगे। अनिल पैडल्स बाइसिकल टू अटेन 10 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितना टाइम लगा, 25 सेकेंड्स लगे उसे। ठीक है, तो टाइम उसे लगा 25 सेकेंड। देन ही अप्लाइड ब्रेक्स, उसने क्या ब्रेक्स को अप्लाई करा। ठीक है, अप्लाई करा ब्रेक्स को, और फिर कितने टाइम में, 50 सेकेंड के बाद वो रेस्ट पर आ गया। 50 सेकेंड के बाद रेस्ट पर आ गया। दोनों ही केसेस में हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? केस 1 क्या था, इनिशियली वो रुका हुआ ऑब्जेक्ट था, उसने कितनी वेलोसिटी पकड़ी, 10 मीटर पर सेकेंड पकड़ी। कितने टाइम पे पकड़ी, 25 सेकेंड पे पकड़ी। तो हमें पता है ए क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टी। फर्स्ट केस का v पता है, u पता है, t पता है, निकल जाएगा इजीली। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में अब वेलोसिटी कितनी है, अब आराम से 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी उसकी चल रही थी। हुआ क्या, 10 मीटर पर सेकंड अचानक उसने ब्रेक अप्लाई करे और उसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो अब एक्सेलरेशन क्या हुई होगी, एक्सेलरेशन पहले से डिक्रीज हो गई होगी। तो अब क्या हुआ होगा, 0 माइनस 10 अपॉन 50 मतलब माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही v माइनस यू अपॉन टी ही पुट करेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब ऑब्जेक्ट अब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमे तो उसका सर्कुलर मोशन होता है। अब जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो इसकी कुछ खास बात होती है। इस सर्कुलर मोशन में वो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस सर्कल में कितना होगा, 2 पाई आर, टाइम कितना होगा t, तो वेलोसिटी आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन t। इसकी पता है खास बात क्या होती है, सर्कल में अगर हम यूनिफॉर्मली गोल गोल भी घूम रहे हैं, यूनिफॉर्मली गोल गोल घूम रहे हैं, तब भी एक्सेलरेशन हो रही होती है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ना वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती, वो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। और हम सर्कल पर हर पॉइंट पर डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। अगर हम हर पॉइंट पर डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो भाई डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से वेलोसिटी भी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के आसपास, या मून या सैटेलाइट ये घूमते हैं अर्थ के आसपास। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रहती है, जबकि स्पीड तो उसकी यूनिफॉर्म है, जबकि क्या चीज़, वेलोसिटी उसकी वेरिएबल होती है। वेलोसिटी कैसी होती है, उसकी वेरिएबल। इसका छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम क्या है, डायग्राम में ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा था। हम देखेंगे हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। इस पर ये पॉइंट डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन है, तो ये क्या है, इस पर हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन। जल्दी से शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट रेस्ट पर कब कहलाता है, जब वो अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट चेंज ही ना करे तो वो रेस्ट पर कहलाता है। और अगर अपना ऑब्जेक्ट जो है वो सराउंडिंग के हिसाब से या फिर रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मूव करे तो हम उसे मोशन में कहते हैं। मोशन कितने टाइप का हो सकता है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन में था, सर्कुलर मोशन गोल गोल। इसकी खास बात क्या होती है, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से भी चल रही हो तो वेलोसिटी वेरिएबल रहती है। और एक ऑसिलेटरी, एक ही पॉइंट के टू एंड फ्रो मूव करते चले जाना। एक खास बात है, ये जो रेस्ट और मोशन हम कहते हैं ये दोनों ही रिलेटिव टर्म्स हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर किसी वजह से हो सकता है और उसी टाइम पर दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से वो मोशन पर भी हो सकता है। तो ये साइमल्टेनियसली हम कह सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी ही बात करें तो हम अभी रेस्ट पर हैं लेकिन हमारी पूरी अर्थ मूव कर रही है, तो दूसरे प्लैनेट के हिसाब से हम मोशन में हैं।
ठीक है। तो रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स है। जब तक हम एक रेफरेंस पॉइंट को डिस्क्राइब नहीं करेंगे तब तक ये टर्म्स अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। उसके बाद पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बहुत सारा डिस्टेंस कवर करे तो हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। मतलब जितना उसने डिस्टेंस कवर करा है ना उसके हिसाब से वो बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट हो तो हम कहेंगे भाई ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इतना छोटा कि हम इसका साइज निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। रेफरेंस पॉइंट हम ओरिजिन चूज कर सकते हैं, अगर हम ओरिजिन चूज करेंगे तो बेटर रहेगा। डिस्टेंस क्या होता है? जितना हमने एक्चुअल लेंथ कवर करी है वो डिस्टेंस होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल फाइनल पोजीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता था, शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता था, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है। अगर हम गोल घूमकर उसी पॉइंट पर वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने लग जाए तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है इसे स्पीड कहते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। जबकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होती है। एक चीज हमें याद रखनी है, 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। तो कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, बस क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है? जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो। अगर हम इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलेंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी? जब हम अनइक्वल डिस्टेंसेस चलेंगे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पर। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जो भी हमारी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 कर दो, दोनों में फ़र्क है। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस जितना उसने चला अपॉन टोटल टाइम जितना उसने चला। एवरेज वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अच्छा, जो उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर हम कहें कि वेलोसिटी है तो हमें कहते हैं उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे हम स्कूटी ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर सेकंड पे हमारी जो वेलोसिटी दिखती है कि भाई तुम्हारी 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड चल रही है, तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस होती है। याद रखना, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम बातें हैं, सेम ही आएंगी, क्योंकि भाई स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होता है। अब उस पर्टिकुलर सेकंड में तो डायरेक्शन सेम ही होनी है। एक सेकंड में कौन, मतलब उस पर्टिकुलर सेकंड में नहीं, उस पर्टिकुलर टाइम पर कैसे कोई डायरेक्शन चेंज कर सकता है ना? तो इसलिए उस टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हम ओडोमीटर से मेजर कर सकते हैं। व्हीकल ने अब तक कितना डिस्टेंस मेजर करा? ओडोमीटर मेजर कर सकता है। ठीक है। और स्पीड जो है, अभी क्या कितनी स्पीड चल रही है, स्कूटी पे एक डिवाइस होता है स्पीडोमीटर, हम उसके थ्रू स्पीड को मेजर कर सकते हैं। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब जितना चेंज ऑफ वेलोसिटी आया है अपॉन टाइम उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, कितना वेलोसिटी का चेंज आया अपॉन टाइम वो एक्सेलरेशन होता है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो हम उसे रिटार्डेशन भी कहते हैं, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। और जीरो होने का मतलब है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। देखो, एक्सेलरेशन का मतलब है जितना वेलोसिटी का चेंज हो रहा है अपॉन टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि इक्वल वेलोसिटी चेंज होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? अनइक्वल वेलोसिटी चेंज होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर। 3 इक्वेशंस हमने डिराइव करी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ग्राफ के थ्रू हमने प्रूफ करे थे, इन तीनों को याद रखना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की खास बात क्या थी? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए तो भाई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। अगर उसका ग्राफ कैसा बने? उसका ग्राफ कुछ ऐसा बने कि भाई ऐसा कुछ ग्राफ बने, ऐसा।
पैरेलल इस एक्सिस के अगर पैरेलल बन जाए तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। अच्छा, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चले, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से चले तो स्ट्रेट लाइन बनेगी ओरिजिन से पास होती हुई। इतना ग्राफ समझ लो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कैसी इक्वेशन बनेगी? ऐसी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तो भाई दो टाइप की हो सकती है। ग्राफ तो कर्व्ड ही होगा, अगर इंक्रीज हो रही है तो ऊपर की तरफ, डिक्रीज हो रही है तो नीचे की तरफ। और एक याद रखना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। तो अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की किसी तरह स्लोप कैलकुलेट कर लें तो वो वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि अगर इसमें ग्राफ जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट चल रहा है लेकिन 3 मीटर पर सेकेंड से ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। अगर ऐसी ग्राफ बने स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है लेकिन एक डेफिनाइट अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जैसे कि पहले 3 मीटर पर सेकेंड, फिर 6 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड अगर वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, ऐसे नहीं कभी 3 कभी 10 कभी 12, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ग्राफ क्या होगा? कर्व्ड होगा। ऊपर की तरफ है तो इंक्रीज, नीचे की तरफ है तो डिक्रीज। फिर हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की खास बात क्या होती है? स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी वेरिएबल होती है, स्पीड सेम रहती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से, और इसकी वजह से ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन कहलाया जाएगा। सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो हम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर्कल में उसने कितना डिस्टेंस डाला? 2 पाई आर डिस्टेंस डाला, टाइम टी है तो 2 पाई आर अपॉन टी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.